स्वागत। हाँ। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दौर की कला पर बात करेंगे। हाँ। मौर्य साम्राज्य के ठीक बाद का समय, यानी लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व से आगे का। जी। ये वो दौर था जब आप देखें तो भारत का राजनीतिक नजारा बदल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही कला और वास्तुकला भी वो नए रूप ले रही थी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण दौर था। और मौर्यों के बाद जैसे आपने कहा, शुंग, कण्व, फिर कुषाण, गुप्त, उधर दक्षिण में सातवाहन, कई सारे राजवंश उभरे। और उनके समय में कला में आप कह सकते हैं गजब की विविधता आई। हमारे पास जो लेख के अंश हैं वो इसी बदलाव को समझने में हमारी मदद करेंगे। हाँ, कि कैसे मतलब मूर्तिकला, स्तूप, गुफाएं और हाँ चित्रकला भी कैसे विकसित हुए। बिल्कुल। और ये वो समय भी था, ये भी याद रखना चाहिए, जब वैष्णव और शैव जैसे प्रमुख हिंदू पंथ भी वो आकार ले रहे थे। सही। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि ये समझा जाए कि इस बदलते माहौल में कला ने कैसे नया रूप लिया, अलग-अलग इलाकों में क्या खास था जी। और इन कलाकृतियों के पीछे की सोच वो क्या थी। हाँ बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले कहाँ से बात शुरू करें? ये जो पत्थर पर कहानियां कहने की शुरुआत हुई, ये कैसे हुई? हाँ, एक अच्छी जगह है शुरू करने के लिए, भरोहुत मध्य प्रदेश में। भरोहोत। जी। यहाँ की जो मूर्तियां हैं वो मौर्य काल की जो विशाल यक्ष यक्षिणियां मिलती हैं उनसे थोड़ी अलग हैं। अच्छा, कैसे अलग? ये लंबी तो हैं, पर इनमें उभार बहुत कम है, जिसे हम लो रिलीफ कहते हैं। लो रिलीफ मतलब जैसे सिक्के पर तस्वीर होती है हल्की सी उभरी हुई। हाँ हाँ, बिल्कुल वैसा ही समझ सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे सपाट पत्थर पर बस रेखाएं खींचकर आकृतियां बना दी हैं, ज्यादा गहराई नहीं दी है। अच्छा, और इन मूर्तियों में कहानियां कैसे दिखाते थे? मतलब कम उभार में कहानी कहना तो मुश्किल होता होगा। मुश्किल तो था, पर कलाकारों ने तरीके निकाले। अक्सर एक ही फ्रेम में कहानी की कई घटनाएं दिखा देते थे। एक ही फ्रेम में? हाँ, और एक दिलचस्प तकनीक थी टिल्टेड पर्सपेक्टिव, मतलब थोड़ा झुका हुआ नजरिया। झुका हुआ नजरिया। जी, जिससे चीजों में कुछ गहराई का एहसास दिलाने की कोशिश की जाती थी। शुरू में कहानियों में पात्र कम होते थे, ताकि जो मुख्य घटना है उस पर ध्यान जाए। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, जैसे रानी माया देवी का सपना, उसमें वो लेटी हुई हैं और ऊपर से एक हाथी उनकी कोख की ओर आ रहा है। बहुत स्पष्ट चित्रण है। और आपने जातक कथाओं का भी जिक्र किया था शुरू में, ये क्या होती हैं? जातक कथाएं होती हैं बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां। अच्छा। भरूत में एक बहुत मशहूर जातक कथा है, रुरु जातक। इसमें बोधिसत्व यानी बुद्ध अपने एक पिछले जन्म में एक सुनहरे हिरण के रूप में है। वो एक आदमी को डूबने से बचाते हैं, इस वादे पर कि वो आदमी किसी को उनके बारे में नहीं बताएगा। ठीक। लेकिन वही आदमी बाद में राजा को इनाम के लालच में उस हिरण का पता बता देता है। अरे। और भरहूत के पैनल में ये सब एक साथ दिखाया है। हिरण का उस आदमी को बचाना, फिर उसी फ्रेम में राजा का तीर चलाना, और वही आदमी राजा को हिरण की तरफ इशारा कर रहा है। कमाल है, मतलब पूरी कहानी एक ही पत्थर के टुकड़े पर। जी हाँ। लेकिन ये जो शुरुआती मूर्तियां थीं भरहूत वगैरह की, इनमें आकृतियां दिखती कैसी थीं? क्या वो बहुत स्वाभाविक मतलब नेचुरल लगती थीं? देखिए, शुरुआती दौर में जैसे भरहूत में आकृतियों में थोड़ी अकड़न दिखती है। अकड़न? हाँ, जैसे हाथ हैं वो अक्सर सपाट से सीने से चिपके हुए लगते हैं, पैर भी थोड़े अजीब ढंग से मुड़े होते हैं। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि कारीगर अभी पत्थर को तराशने की तकनीक सीख ही रहे थे। उनका पहला ध्यान पत्थर की सतह को समतल करने पर होता था, फिर उस पर आकृति उकेरते थे। अच्छा। और क्योंकि उभार कम था, लो रिलीफ था, तो अंगों को पूरी तरह गोल या स्वाभाविक दिखाना मुश्किल था। तो ये तकनीक का शुरुआती दौर था। जी हाँ। क्या इसमें धीरे धीरे सुधार हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। समय के साथ नक्काशी गहरी होती गई, उभार ज्यादा स्पष्ट हुआ, और इंसान और जानवरों की आकृतियां ज्यादा स्वाभाविक लगने लगीं। बारूद के बाद आप बोधगया में देखें या फिर सांची का जो स्तूप संख्या 2 है, वहां ये विकास साफ दिखता है। अच्छा। और एक और मजेदार बात, पहली दूसरी सदी ईसा पूर्व की जो पुरुष मूर्तियां हैं, उनमें अक्सर सिर पर एक बंधी हुई पगड़ी दिखती है। ये उस दौर का एक फैशन या चलन लगता है। दिलचस्प। अच्छा, सांची का नाम आया तो सांची के मुख्य स्तूप यानी स्तूप संख्या 1 की बात करते हैं। वो तो बहुत ही मशहूर है, खासकर अपने तोरणों के लिए। जी हाँ। ये तोरण क्या है? तोरण मतलब स्तूप के चारों दिशाओं में बने हुए भव्य प्रवेश द्वार, गेटवेज। ओह, गेटवे। सांची स्तूप 1 में 4 ऐसे तोरण हैं, और ये पूरी तरह से नक्काशी से ढके हुए हैं। पूरी तरह से? जी हाँ। और यहाँ की मूर्तियां हाई रिलीफ में हैं। हाई रिलीफ मतलब भरहूत के लो रिलीफ से ज्यादा उभार? हाँ, बहुत ज्यादा।
ऐसा लगता है जैसे मूर्तियां पत्थर से लगभग बाहर निकल रही हों। वाह। इससे उनमें गहराई और वजन वो ज्यादा नजर आता है। भरूच की तुलना में यहाँ आकृतियां ज्यादा भरी भरी और स्वाभाविक हैं। उनमें वो अकड़न कम है। तो सांची में कला ज्यादा विकसित लगती है। हाँ, निश्चित रूप से। क्या यहाँ भी बुद्ध की कहानियां हैं? और क्या यहाँ बुद्ध को इंसान के रूप में दिखाया गया है? हाँ, यहाँ बुद्ध के जीवन की घटनाएं और जातक कथाएं वो बहुत विस्तार से दिखाई गई हैं। जैसे बुद्ध का कपिलवस्तु लौटना या सम्राट अशोक का रामग्राम स्तूप की यात्रा पर जाना। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सांची में भी बुद्ध को सीधे इंसान के रूप में नहीं दिखाया गया है। क्या यहाँ भी नहीं? नहीं, उन्हें अभी भी प्रतीकों से ही दर्शाया गया है। जैसे कहीं खाली सिंहासन बना है, कहीं उनके पदचिन्ह यानी पैरों के निशान हैं, कहीं एक छत्र बना है या कहीं स्तूप का चित्र। ये प्रतीक बताते हैं कि यहाँ बुद्ध मौजूद हैं, उनकी उपस्थिति है। ये तो अजीब बात है। मतलब बुद्ध की इतनी सारी कहानियां दिखा रहे हैं पर बुद्ध खुद नहीं है, सिर्फ उनके निशान या प्रतीक है। ऐसा क्यों? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है और इस पर विद्वानों में काफी चर्चा होती है। हो सकता है शुरुआती बौद्ध धर्म में बुद्ध की पूजा उनके मानव रूप में करने की परंपरा न रही हो। अच्छा। या शायद उनके महापरिनिर्वाण के बाद उन्हें भौतिक रूप में दिखाना उचित न समझा गया हो। उनके उपदेश, उनका धर्मचक्र वही महत्वपूर्ण था, तो प्रतीकों से ही उनकी उपस्थिति को महसूस किया जाता था। वैसे सांची के तोरणों पर शाल भंजिका की मूर्तियां भी बहुत खूबसूरत हैं। शाल भंजिका? हाँ, मतलब पेड़ की डाली पकड़कर खड़ी हुई स्त्री की मूर्ति। शायद ये उर्वरता या मंगल का प्रतीक थी। बहुत सुंदर बनी है। अच्छा, तो ये तो हुई मध्य भारत, भरोहुत और सांची की बात। अब जरा दक्षिण की तरफ चलें। आंध्र प्रदेश में अमरावती का स्तूप भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। क्या वहां की कला सांची जैसी ही थी या कुछ अलग था? अमरावती की शैली थोड़ी अलग है। साली की तरह यहाँ भी स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ पर वेदिका यानी रेलिंग थी, जिस पर कथाएं उकेरी हुई थीं। लेकिन यहाँ की मूर्तियों में गजब की गतिशीलता और ऊर्जा दिखती है। आकृतियां अक्सर पतली, लंबी और त्रिभंग मुद्रा में होती हैं। त्रिभंग मुद्रा, इसका क्या मतलब है? त्रिभंग मतलब शरीर 3 जगहों से मुड़ा हुआ होता है, गर्दन, कमर और घुटने से। अच्छा, एस शेप जैसा? हाँ, कुछ वैसा ही। इससे शरीर में एक लहर, एक गति का एहसास होता है। अमरावती की मूर्तियों में भावनाएं भी बहुत तीव्रता से दिखाई गई हैं। और रचना के हिसाब से? रचनाएं सांची से भी ज्यादा जटिल हैं। कई आकृतियां एक दूसरे को ढकती हुई, मतलब ओवरलैप करती हुई दिखाई गई हैं, जिससे गहराई का, त्रिआयामी होने का बहुत अच्छा प्रभाव पैदा होता है। और क्या अमरावती में बुद्ध को मानव रूप में दिखाया गया, जो सांची में नहीं था? हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है। अमरावती में खासकर बाद के दौर में, मतलब दूसरी तीसरी सदी ईस्वी के आसपास, बुद्ध की मानव छवियां मिलने लगती हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव था। बिल्कुल। अमरावती की एक और खासियत थी कि इसके गुंबद पर भी नक्काशीदार पट्टिकाएं लगी थीं। अच्छा। हालांकि बाद में नागार्जुन कोंडा और गोली जैसी जगहों पर मूर्तियों की गतिशीलता थोड़ी कम हुई, लेकिन शरीर का उभार प्रभावशाली बना रहा। और इसी इलाके में वो चट्टानों को काटकर स्तूप बनाने की बात भी थी। हाँ, गुंटापल्ले और अनकापल्ली जैसी जगहों पर चट्टानों को काटकर स्तूप भी बनाए गए। अनकापल्ली में तो देश का सबसे बड़ा रॉक कट स्तूप मिला है। ये काफी अनोखे हैं। बहुत खूब। तो बुद्ध को मानव रूप में दिखाने की शुरुआत अमरावती में हुई, लेकिन क्या ये और जगहों पर भी हो रहा था? हाँ, बिल्कुल। लगभग पहली सदी ईस्वी के आसपास 2 और बड़े कला केंद्र उभरे जहां बुद्ध की मानव मूर्तियां बननी शुरू हुई। कौन से? एक तो उत्तर पश्चिम में गांधार, जो आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इलाका है। गांधार। और दूसरा उत्तर भारत में मथुरा। ये दोनों जगहें इस मामले में बहुत बहुत अहम हैं। गांधार और मथुरा। मैंने सुना है कि इन दोनों जगहों की बुद्ध मूर्तियों में काफी अंतर था। हाँ, बहुत स्पष्ट अंतर है। देखिए, गांधार कला पर यूनानी रोमन, जिसे हेलेनिस्टिक कहते हैं, उसका गहरा प्रभाव दिखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इलाका सिल्क रूट पर था। बाहरी दुनिया से, खासकर पश्चिम से बहुत संपर्क था। तो गांधार की बुद्ध मूर्तियों में आपको घुंघराले बाल दिखेंगे, यूनानी देवताओं जैसे कपड़ों की सिलवटें दिखेंगी, कभी कभी मूछें भी दिखती हैं। चेहरे की बनावट में एक तरह का यथार्थवाद, रियलिज्म नजर आता है। अच्छा, मतलब यूनानी प्रभाव साफ है। बिल्कुल। और मथुरा शैली? वो कैसी थी? मथुरा की शैली ज्यादातर स्वदेशी परंपराओं पर आधारित लगती है। खासकर जो पुरानी यक्ष मूर्तियां मिलती थीं, उनका प्रभाव दिखता है। हाँ, जो लोग देवता थे। तो मथुरा के बुद्ध का चेहरा ज्यादा गोल, भरा हुआ और अक्सर मुस्कुराता हुआ सा होता है। हाँ। शरीर थोड़ा मांसल लगता है। और वस्त्र
वो आमतौर पर सिर्फ एक कंधे को ढकते हैं और उनमें गांधार जैसी भारी सिलवटें नहीं होती। अच्छा, और एक और बात, मथुरा सिर्फ बौद्ध कला का ही केंद्र नहीं था शायद। बिल्कुल सही कहा आपने। मथुरा की ये खासियत थी कि वो एक बड़ा बहुधार्मिक कला केंद्र था। वहाँ बड़ी संख्या में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं, जैसे विष्णु और उनके अवतार, शिवलिंग और मुखलिंग के रूप में, और कई देवियों की मूर्तियां। जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां भी मथुरा में खूब बनी। तो मथुरा एक तरह से विभिन्न धार्मिक कलाओं का संगम था। हाँ, बिल्कुल। और क्या मथुरा की कला शैली समय के साथ बदली? मतलब एक जैसी ही रही या उसमें विकास हुआ? नहीं, विकास हुआ। मथुरा में मूर्तिकला का एक पूरा क्रम दिखता है। दूसरी सदी ईस्वी में मूर्तियां ज्यादा मांसल, थोड़ी भारी और कभी-कभी कामुक सी लगती। अच्छा। तीसरी सदी में ये भारीपन थोड़ा कम होता है, गति और शरीर के मोड़ बढ़ते हैं। चौथी सदी तक आते आते शरीर और छरारा हो जाता है। और गुप्त काल में? हाँ, पांचवी छठी सदी यानी गुप्त काल में वस्त्र शरीर से लगभग चिपक जाते हैं, एकदम पारदर्शी से लगते हैं। ये मथुरा शैली का उत्कर्ष था। और इसी दौर में वो टेराकोटा की मूर्तियां भी थीं? हाँ, पक्की मिट्टी की मूर्तियां। ये पत्थर की मूर्तियों के साथ साथ खूब बनी। ये शायद आम लोगों के लिए थी। इनमें खिलौने भी हैं, धार्मिक मूर्तियां भी हैं। अच्छा, मथुरा के अलावा क्या कोई और महत्वपूर्ण केंद्र था जहां बुद्ध मूर्तियों का विकास हुआ, खासकर गुप्त काल में? हाँ, सारनाथ, वाराणसी के पास। गुप्त काल में कला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा सारनाथ। यहाँ की मूर्तियों को तो बहुत सराहा जाता है। जी हाँ, सारनाथ की बुद्ध मूर्तियों को अक्सर भारतीय मूर्तिकला का शिखर माना जाता है। उनमें क्या खास था? वो मथुरा या गांधार से कैसे अलग थीं? देखिए, सारनाथ की बुद्ध मूर्तियों में एक अद्भुत शांति, एक संतुलन और एक आध्यात्मिक आभा है। अच्छा। शरीर बहुत सुडौल और सधा हुआ बनाया जाता था। वस्त्र बिल्कुल महीन और पारदर्शी लगते थे, जो अक्सर दोनों कंधों को ढकते थे, और उनमें सिलवटें लगभग नहीं दिखाई जाती थी। चेहरा एकदम शांत, आंखें ध्यानमग्न, आधी बंद सी, और सिर के पीछे का जो प्रभामंडल होता था वो अक्सर सादा होता था या उस पे बहुत महीन सजावट होती थी, जबकि मथुरा में प्रभामंडल ज्यादा सजावटी होता था। कोई खास मूर्ति याद आती है सारनाथ की? हाँ, वो जो धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में बैठी हुई बुद्ध की मूर्ति है, जो अब सारनाथ संग्रहालय में है, वो इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। उसमें एक अजीब सी शांति और ठहराव है। समझ गई। ये तो मूर्तिकला की बहुत दिलचस्प यात्रा रही। अब थोड़ा वास्तुकला पर आते हैं। इस दौर में गुफाओं के बारे में बहुत सुना है। हाँ, गुफा वास्तुकला इस दौर की एक बहुत बड़ी देन है, खासकर पश्चिमी भारत में, महाराष्ट्र में। कब से शुरू हुई ये परंपरा? ये दूसरी सदी ईसा पूर्व से ही शुरू हो गई थी। चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाने की एक लंबी और बहुत शानदार परंपरा चली वहां। ये गुफाएं कौन बनवाता था और क्यों? ये गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध भिक्षुओं के रहने और उनकी पूजा अर्चना के लिए बनाई जाती थीं। दानदाताओं में राजा, व्यापारी, आम लोग सभी शामिल होते थे। अच्छा, और ये गुफाएं कैसी होती थीं? क्या सब एक जैसी थीं? नहीं, मुख्य रूप से दो तरह की गुफाएं होती थीं, चैत्य और विहार। चैत्य और विहार, इनमें क्या फर्क था? चैत्य गुफाएं एक तरह से पूजा हॉल या प्रार्थना कक्ष होती थी। ये अक्सर लंबी होती थी, जिनके आखिरी सिरे पर एक स्तूप बना होता था पूजा के लिए। और छत अक्सर मेहराबदार, बैरल जैसी होती थी, जैसे अजंता में है, भाजा में, या कार्ले की गुफा। कार्ले की चैत्य गुफा तो बहुत ही विशाल और भव्य है, शायद सबसे बड़ी रॉक कट चैत्य। और विहार? विहार गुफाएं होती थीं भिक्षुओं के रहने की जगह, मॉनेस्ट्री। इनमें आमतौर पर एक बड़ा सा हॉल होता था, और हॉल के चारों तरफ दीवार में छोटी छोटी कोठरियां काट दी जाती थीं भिक्षुओं के सोने या ध्यान करने के लिए। अच्छा, ये विहार कहाँ मिलते हैं? ये तो लगभग सभी स्थलों पर मिलते हैं जहां चैत्याएं। नासिक में, कन्हेरी में, मुंबई के पास, जहां 100 से ज्यादा गुफाएं हैं, और अजंता में भी कई विहार गुफाएं हैं। अजंता का नाम आते ही वो खूबसूरत पेंटिंग्स याद आती हैं। हाँ, अजंता तो वाकई में अद्भुत है। क्यों इतना खास है अजंता? देखिए, अजंता में लगभग 29 गुफाएं हैं, औरंगाबाद जिले में। इनमें चैत्य और विहार दोनों शामिल हैं। कुछ पुरानी है, कुछ बाद की। लेकिन अजंता की सबसे बड़ी खासियत है वहां की चित्रकला, पेंटिंग्स। ये भारत में प्राचीन चित्रकला के सबसे पुराने और सबसे बेहतरीन बचे हुए उदाहरणों में से हैं। ये कब की हैं? ये 2 चरणों की हैं। कुछ बहुत पुरानी, पहली सदी ईसा पूर्व के आसपास की, और ज्यादातर 5वीं सदी ईसवी यानी गुप्त वाकाटक काल की। गुफा संख्या 1, 2, 16 और 17 में आज भी कई शानदार पेंटिंग्स मौजूद हैं। इन पेंटिंग्स में क्या दिखाया गया है?
और उनकी शैली कैसी है? इन चित्रों के विषय मुख्य रूप से बुद्ध के जीवन की घटनाएं हैं और जातक कथाएं। अच्छा, वही जातक कथाएं। हाँ, शैली बहुत जीवंत है। रंगों का प्रयोग बहुत खूबसूरती से किया गया है। आकृतियों में गोलाई और उभार दिखाने की कोशिश है, जिससे वो त्रिआयामी सी लगती हैं। रेखाएं बहुत लयबद्ध और सधी हुई हैं, और आकृतियों के हाव भाव वो बहुत मार्मिक हैं, इमोशनल। और रंगों का प्रयोग? रंगों का प्रयोग भी दिलचस्प है। त्वचा के अलग अलग रंग इस्तेमाल किए गए हैं। भूरा, पीला भूरा, हरा, पीला गेरुआ। ये शायद दिखाता है कि उस समय का समाज कितना बहुरंगी था। गुफा संख्या 16 और 17 की पेंटिंग में एक खास तरह की सटीकता और लालित्य है। और गुफा संख्या 1 और 2 की? वहां की पेंटिंग्स भी बहुत व्यवस्थित और स्वाभाविक लगती हैं। मूर्ति कला के साथ उनका अच्छा तालमेल है। और एक खास बात है, आंखों का चित्रण। आधी बंद, लंबी आंखें, ये अजंता की पहचान जैसी हैं। गुफा संख्या 1 में वो बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र, वो तो बहुत ही प्रसिद्ध है। हाँ, विश्व प्रसिद्ध है वो चित्र। बोधिसत्व पद्मपाणि, हाँ, मैंने ये चित्र देखा है। हाथ में कमल लिए हुए, शांत भाव। ये बोधिसत्व का क्या मतलब है? बोधिसत्व मतलब वो ज्ञानी व्यक्ति जो बुद्ध बनने की राह पर तो है, लेकिन वो अपना निर्वाण तब तक टाल देता है जब तक वो सभी दुखी प्राणियों को मुक्ति न दिला दे। पद्मपाणि मतलब कमल धारण करने वाले। अच्छा। अजंता के इस चित्र में वो त्रिभंग मुद्रा में खड़े हैं। उनके चेहरे पर करुणा और शांति का भाव है। उनका मुकुट, उनके आभूषण बहुत खूबसूरती से बनाए गए हैं। उसी गुफा में दूसरी तरफ वज्रपाणि बोधिसत्व का चित्र है। वो भी बहुत प्रभावशाली है। क्या अजंता में सिर्फ पेंटिंग्स ही हैं या मूर्तिकला भी है? मूर्तिकला भी है, खासकर जो बाद की गुफाएं हैं उनमें। गुफा संख्या 26 में मार विजय का एक बहुत बड़ा और नाटकीय मूर्तिकला पैनल है। मार विजय? हाँ, इसमें बुद्ध बीच में ध्यान में बैठे हैं और मार, जो बुराई और लालच का प्रतीक है, अपनी सेना और अपनी खूबसूरत बेटियों के साथ उन्हें विचलित करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ये ज्ञान प्राप्ति से ठीक पहले की घटना है? बिल्कुल, ये बुद्ध के मन के अंदर के संघर्ष का प्रतीक है। ये पैनल बहुत गतिशील हैं, इसमें कई आकृतियां हैं और ये अजंता की परिपक्व मूर्तिकला शैली का बेहतरीन उदाहरण है। इसमें भी कुछ खास है? हाँ, इसमें विदर्भ यानी पूर्वी महाराष्ट्र की मूर्तिकला शैली का प्रभाव भी दिखता है। इससे पता चलता है कि शायद अलग अलग जगहों से कारीगरों के समूह, गिल्ड्स, यहाँ काम करने आते थे। दिलचस्प। अच्छा, अजंता के पास ही एलोरा भी है, सुना है वो और भी अनोखी जगह है। एलोरा, हाँ, एलोरा वाकई में बेमिसाल है। ये भी औरंगाबाद जिले में ही है। इसकी क्या खासियत है? यहाँ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ एक ही जगह पर, एक ही पहाड़ी श्रृंखला में बौद्ध, हिंदू यानी ब्राह्मणवादी और जैन तीनों धर्मों की गुफाएं पास पास बनी हुई हैं। तीनों धर्मों के एक साथ? जी हाँ, और ये लगभग 5वीं सदी से लेकर 11वीं सदी के बीच बनी है। ये भारत की धार्मिक सहिष्णुता और विभिन्न कला शैलियों के संगम का, जिसे अंग्रेजी में एक्लेक्टिसिज्म कहते हैं, उसका अद्भुत उदाहरण है। कमाल है। तो यहाँ क्या खास देखने को मिलता है? देखिए, एलोरा में शुरू में 12 बौद्ध गुफाएं हैं। इनमें वज्रयान बौद्ध धर्म की मूर्तियां भी मिलती हैं, जैसे तारा, महामायूरी वगैरह। और कुछ गुफाएं तो 2 या 3 मंजिला भी हैं, जो चट्टान काटकर बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी तकनीकी उपलब्धि थी उस समय। 2-3 मंजिला गुफाएं? जी। फिर बीच में 17 हिंदू गुफाएं हैं, संख्या 13 से 29 तक। इनमें ज्यादातर शिव को समर्पित हैं, लेकिन विष्णु के अवतारों की भी बहुत भव्य मूर्तियां हैं। कौन कौन से दृश्य हैं इनमें? जैसे रावण का कैलाश पर्वत हिलाने वाला दृश्य है। शिव का अंधकासुर को मारते हुए दिखाया गया है। शिव पार्वती का विवाह यानी कल्याण सुंदर मूर्ति है। ये सब बहुत प्रभावशाली ढंग से उकेरे गए हैं। यहाँ की मूर्तियां बहुत विशाल, स्मारकीय और शक्तिशाली लगती हैं। और गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर, हाँ, वो तो शायद सबसे मशहूर है। हाँ, कैलाश मंदिर गुफा 16 वो तो इंजीनियरिंग और कला का एक चमत्कार है। वो असल में गुफा नहीं है। गुफा नहीं है? नहीं, वो एक पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे तक काट कर बनाया गया एक विशाल फ्री स्टैंडिंग मंदिर है। क्या मतलब, एक ही पत्थर से? हाँ, एक ही चट्टान को तराश कर उसमें से मंदिर निकाला गया है, जिसमें मंडप है, गर्भगृह है, शिखर है, नंदी मंडप है, सब कुछ है। ये अपने आप में अविश्वसनीय लगता है। ये तो सच में कमाल है। जी। और एलोरा की कला में भी अलग अलग क्षेत्रीय शैलियों का प्रभाव दिखता है। लगता है जैसे विदर्भ, कर्नाटक, तमिलनाडु, अलग अलग जगहों से कारीगर यहाँ बुलाए गए थे। अच्छा, एलोरा के पास ही एलिफेंटा की गुफाएं भी हैं, मुंबई के पास। हाँ, एलिफेंटा, जिसका मूल नाम घारापुरी था। हाँ, वहाँ क्या खास है? एलिफेंटा भी एलोरा के समय की ही हैं,
लगभग 6ठी-7वीं सदी की। यहाँ मुख्य रूप से शैव मूर्तियां हैं और यहाँ की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है महेश मूर्ति, जिसे त्रिमूर्ति भी कहते हैं। हाँ हाँ, वो 3 मुखों वाली विशाल मूर्ति। बिल्कुल, ये शिव के 3 रूपों को दर्शाती एक बहुत ही भव्य प्रतिमा है। शिव के 3 रूप कौन कौन से? जो बीच का शांत चेहरा है वो शिव के सौम्य रूप, शायद सदाशिव का प्रतीक है। एक तरफ उनका रौद्र क्रोधित रूप है, भैरव का, और दूसरी तरफ उनका सुंदर, थोड़ा स्त्री जैसा सौम्य रूप है, जिसे उमा या वामदेव कहते हैं। अच्छा। ये मूर्ति शिव के सृजन, पालन और संहार करने वाले सर्वसमावेशी स्वरूप का प्रतीक मानी जाती है। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये शिव के 5 मुखों, पंचमुख का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें ऊपर और पीछे के चेहरे अदृश्य हैं। एलिफेंटा की मूर्तियों की एक और खासियत है कि उनमें शरीर की बनावट थोड़ी पतली और लंबी है और उनमें एक खास तरह की लय और गति दिखती है। सतह बहुत चिकनी है। तो ये तो पश्चिमी भारत की गुफाएं हुई, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा। क्या पूर्वी भारत में भी ऐसी गुफाएं थीं? हाँ, पूर्वी भारत में भी गुफाएं बनी, हालांकि पश्चिमी भारत जितनी ज्यादा संख्या में या उतनी भव्य शायद नहीं। कहाँ पर? जैसे ओडिशा में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं हैं। ये काफी पुरानी हैं। वहां राजा खारवेल के शिलालेख मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि ये शायद जैन भिक्षुओं के लिए बनाई गई थी। ये कैसी हैं? ये गुफाएं ज्यादातर छोटी छोटी कोठरियों जैसी हैं। कुछ में आगे एक खम्भों वाला बरामदा भी है। दीवारों पर थोड़ी बहुत नक्काशी और कुछ कथा दृश्य भी मिलते हैं। आकृतियां थोड़ी भारी हैं। और आंध्र प्रदेश में? आंध्र प्रदेश में गुंटबलिये जैसी जगहें हैं जो अनोखी हैं, क्योंकि वहां चट्टानों को काटकर स्तूप और विहार तो हैं ही, साथ में निर्मित स्तूप भी हैं। और अनकापल्ली में, जैसा हमने पहले कहा, देश का सबसे बड़ा चट्टान काट का स्तूप मिला है। अच्छा, और क्या इस पूरे दौर में, मतलब मौर्योत्तर काल से लेकर गुप्त काल तक, कहीं पत्थर या ईंट के बने मंदिर भी बन रहे थे या सिर्फ गुफाएं ही थीं? नहीं, मंदिर भी बन रहे थे। गुफाओं के साथ साथ खासकर गुप्त काल के आसपास, यानी लगभग 4ठी से 6ठी सदी ईस्वी के बीच, शुरुआती संरचनात्मक मंदिर भी बनने लगे थे। मतलब जो चट्टान काटकर नहीं, बल्कि पत्थर या ईंट जोड़कर बनाए गए। ये शुरू में कैसे होते थे? ये शुरू में काफी सरल होते थे। एक छोटा सा गर्भगृह जहां मुख्य मूर्ति रखी जाती थी, उसके आगे एक मंडप या हॉल और शायद एक छोटा सा बरामदा, बस। कहाँ मिलते हैं ऐसे शुरुआती मंदिर? जैसे देवगढ़ है उत्तर प्रदेश में, दशावतार मंदिर। मध्य प्रदेश में एरण, नचना कुठारा, भूमरा, उदयगिरी विदिशा के पास। इन जगहों पर ऐसे शुरुआती गुप्तकालीन मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। हाँ, तो हमने मौर्यों के बाद के भारत में कला के एक वाकई बहुत लंबे और विविध सफर को देखा। जी हाँ। भरहुत की वो सीधी साधी पत्थर की कहानियों से शुरू करके सांची के भव्य तोरणों तक। बिल्कुल। फिर बुद्ध को पहली बार मानव रूप देने वाले गांधार और मथुरा के कला केंद्रों से होते हुए अमरावती की वो गतिशील मूर्तियों तक। हाँ, वो त्रिभंग मुद्रा वाली। हाँ, और फिर अजंता की वो अद्भुत चित्रकला और पश्चिमी भारत की विशाल गुफाएं, कार्ले, कन्हेरी, अजंता। और एलोरा का वो संगम। हाँ, एलोरा का वो अद्भुत संगम और एलिफेंटा की वो रहस्यमयी त्रिमूर्ति। जी, ये यात्रा दिखाती है कि कैसे सदियों के दौरान भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर कला कितनी विविध और विकसित होती रही। बिल्कुल, ये सिर्फ पत्थर या रंग नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस समय के समाज, उनके विश्वास, उनकी सोच, उनकी तकनीकी क्षमता, सबका आईना है। कैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शासकों या समुदायों के संरक्षण में कला ने नए नए रूप लिए, तकनीक बदली, धार्मिक विचार विकसित हुए, जैसे बुद्ध को प्रतीक से मानव रूप में दिखाना। ये सब हमें उस दौर की कला में साफ झलकता है। और जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। हमने देखा जैसे एलोरा में कि बौद्ध, हिंदू और जैन कला एक साथ फली फूली, और शायद कई बार एक ही तरह के कारीगर या कारीगरों के समूह अलग अलग धर्मों के लिए काम करते होंगे। हाँ, ये संभव है। तो ये क्या दिखाता है? क्या उस समय विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच काफी मेलजोल था, विचारों का आदान प्रदान था? मतलब ये जो तरलता दिखती है, ये वाकई सोचने वाली बात है। ये प्राचीन भारत में विभिन्न धार्मिक और कलात्मक धाराओं के बीच एक तरह के संपर्क और शायद लचीलेपन की ओर इशारा करता है। या उनके संग अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियों, उनके प्रतिमा विज्ञान के नियमों, उनकी शैली की मांगों को समझते होंगे और उन्हें पूरा करते होंगे।
हाँ, ये जानना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये उस दौर की कलात्मक प्रतिभा और शायद समाज की एक हद तक सहिष्णुता पर भी रोशनी डालता है। इस पर विचार करना यकीनन दिलचस्प होगा।